मधुर आवाज़ चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है दोस्त की दोस्ती ने तो कमाल ही कर दिया। संदीप और पंकज दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों बचपन से ही एक साथ पले बड़े थे। दोनों एक दूसरे के घरों में एक समान प्यार और दुलार मिलता था। संदीप के पिता एक छोटी कंपनी में साधारण से कर्मचारी हैं। पंकज के पिता एक उच्च अधिकारी के पद पर तैनात हैं। पंकज को सदीप के हाथ की भेलपूरी बहुत पसंद थी। वह अक्सर सदीप के घर उसके हाथ की भेलपूरी खाने आता था। अब दोनों दोस्त उच्च शिक्षण संस्थान में प्रवेश ले चुके थे, लेकिन दोनों का प्यार बचपन के जैसे ही था। दोनों दोस्त एक ही कॉलेज से बीटेक कर रहे थे। इस वर्ष दोनों की बीटेक की पढ़ाई भी पूरी होने वाली थी। कुछ दिनों बाद पंकज के पिता का ट्रांसफर दूसरे शहर में हो जाता है। पंकज का परिवार अब लखनऊ में शिफ्ट हो जाता है। इस प्रकार 2 वर्ष कैसे बीत गए, समय का पता ही नहीं चला। संदीप ने एमटेक की पढ़ाई पूरी कर ली और अब उसके पिता का स्वास्थ्य भी खराब रहने लगा था। इसलिए संदीप ने एक कंपनी में काम करना शुरू कर दिया। संदीप के माता पिता ने शीघ्र ही उसकी शादी कर दी। संदीप की शादी के बाद जैसे ही उसके ऊपर दुखों का पहाड़ ही टूट गया। शादी के कुछ दिनों बाद ही उसके पिताजी का देहांत हो गया और अभी पिता के सदमे से वह उभर भी नहीं पाया था कि कुछ दिनों बाद उसकी माँ की भी हृदय गति रुकने के कारण देहांत हो गया। माँ और पिताजी के देहांत के बाद संदीप पूरी तरह टूट चुका था। अब वह अपनी जिंदगी से बिल्कुल हताश हो चुका था। तभी एक और बुरी खबर उसे मिल गई। अभी वह जिस कंपनी में काम कर रहा था वह भी अचानक बंद हो गई। एक के बाद एक बुरी खबरों से आहत होकर अब उसने यह घर और शहर दोनों छोड़ने का निश्चय कर लिया। दूसरे शहर में पहुंचकर सबसे पहले उसने एक कंपनी में अपने लिए नौकरी की तलाश की और उस कंपनी में काम करना शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे उसकी जिंदगी सामान्य होने लगी थी। कुछ दिनों बाद उसे एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। संदीप अपनी पत्नी और बच्चों के साथ खुश रहने लगा। तभी एक दिन वह कंपनी में काम करने गया तो पता चला हड़ताल के कारण कंपनी में ताला लग गया है। कंपनी मालिक ने कर्मचारियों के हड़ताल की खबर से कंपनी ही बंद करने का निश्चय कर लिया और सभी कर्मचारियों का जो वेतन रह गया था उसे देकर उन्हें छुट्टी दिला दी गई। संदीप अपने लिए नए काम का इंतजाम करने में लग गया, लेकिन काफी दिन व्यतीत होने के बाद भी उसे काम नहीं मिला। घर में खाने के लिए परेशानी होने लगी। एक दिन अचानक उसके बेटे की तबीयत खराब हो गई। उसके इलाज के लिए उसे अपनी पत्नी के गहने बेचने पड़े। अब उसके घर की हालत दिनों दिन खराब होती जा रही थी। उसकी हालत और भी बदतर होती जा रही थी, लेकिन उसका व्यवहार इतना अच्छा था कि दूध, सब्जी और फिर किराने वाले ने भी उसे अब तक जवाब नहीं दिया था और सामान देते जा रहे थे। अब तो संदीप को भी शर्म आने लगी थी। अब उसने मजबूरी में भेलपूरी बेचने का निश्चय किया। एक दिन बाजार से जाकर भेलपूरी के लिए पूरा सामान खरीदा और फुटपाथ पर बैठकर बेचने लगा। लोगों को उसके हाथ की भेलपूरी का स्वाद अच्छा लगने लगा और अब उसके परिवार का भरण पोषण अच्छे से चलने लगा। एक दिन उसके दुकान के पास एक बड़ी कार आकर रुकी। कार में बैठे व्यक्ति ने कार में बैठे बैठे 2 पैकेट भेलपूरी बनाने के लिए कहा। संदीप को कार में बैठे व्यक्ति की आवाज सुनकर झटका सा लगा। उसे ऐसा लगा कि जैसे वह आवाज जानी पहचानी है। संदीप ने कार के अंदर बैठे व्यक्ति को देखने का प्रयास भी किया, लेकिन कार का शीशा बंद होने के कारण उसमें बैठा व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा था। उसके बाद संदीप भेलपूरी बनाने में लग गया और उसने बड़े प्यार से सभी मसाले डालकर 2 पैकेट भेलपूरी बनाकर ड्राइवर को पकड़ा दिया। ड्राइवर ने भेलपूरी लेकर उसे 500 रुपए का नोट पकड़ा दिया। तो संदीप ने कहा, भाई मेरे पास अभी इतने रुपए नहीं है कि मैं इनमें से बाकी रुपया आपको लौटा सकूं। ऐसा करना फिर कभी आना तो मुझे रुपए दे देना मेरे। इतना कहकर संदीप ने 500 का नोट वापस कर दिया।
पंकज ने कहा, भेलपूरी के पैसे तो दे दो। ड्राइवर ने बताया कि उसके पास खुले नहीं थे, इसलिए उसने 500 का नोट वापस कर दिया। उसने कहा, फिर कभी दे देना। मालिक ने कहा, ऐसा करो, जाकर यह रुपए उन्हीं के दे दो। कह दो हम खुले फिर कभी ले लेंगे। ड्राइवर ने जाकर संदीप से कहा कि हम पैसे बाद में ले लेंगे। इस पर संदीप ने कहा, नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता। आपके मालिक किसी समय पर मेरे पास आए और मेरे पास उस समय भी खुले नहीं रहे, या इतने पैसे नहीं रहे तो उनका आना बेकार हो जाएगा। इसलिए आप इस रुपए मालिक को वापस कर दो। ड्राइवर ने जाकर यही बात अपने मालिक से कहा। अब मालिक को भी उसकी बात समझ में आ गई। उसने कहा, चलो फिर कभी इधर से निकलेंगे तो उस भेलपूरी वाले को पैसे दे देंगे। ड्राइवर गाड़ी लेकर चल देता है। मालिक ने जैसे ही पैकेट खोलकर भेलपूरी मुंह में डाला तो वह आश्चर्यचकित रह, ऐसी भेलपूरी तो केवल संदीप ही बनाता था। यहाँ ऐसी भेलपूरी मैंने कभी नहीं खाई। इसके मसाले में वही स्वाद है जो संदीप डालता था। वह भेलपूरी खाता जा रहा था और संदीप के बारे में सोचता जा रहा था। कई तरह के विचार उसके मन में आने लगे। उसकी पत्नी ने अपना पैकेट अभी खोला भी नहीं था। पंकज ने अपना पूरा पैकेट खत्म कर दिया और घर पहुंचकर बार बार इस भेलपूरी वाले के बारे में सोचता जा रहा था। इस शहर में करीब 2 वर्ष वह रह रहा था, लेकिन भेलपूरी का ऐसा स्वाद उसने कभी नहीं मिला। लेकिन आज वह स्वाद उसे परेशान कर रहा था। पंकज सुबह जल्दी जल्दी उठा और ऑफिस टाइम से पहले तैयार हो गया। पत्नी ने कहा, आज कोई मीटिंग है क्या, जो इतनी जल्दी जा रहे हो आप? पंकज ने कहा, मीटिंग तो नहीं है, कोई उससे भी ज़्यादा ज़रूरी काम है। वह गाड़ी में बैठा और ड्राइवर से भेलपुरी वाले स्थान पर चलने को कहा। पंकज गाड़ी से उतरकर संदीप का इंतजार करने लगा। काफी समय बीत गया। संदीप भेलपुरी बेचने नहीं आया। वह भी आज बेचने वाला नहीं था, क्योंकि संदीप भी गाड़ी मालिक की आवाज से बेचैन था। घर पहुंचा तो संदीप ने बड़े एकांत मन से ध्यान केंद्रित किया और कार मालिक की बातों पर गौर किया। तो उसे पता चला कि इस तरह तो पंकज ही बोलता है और वह भेलपूरी का बहुत भक्त भी था। उसने जैसे ही मेरे हाथ की भेलपूरी खाई होगी तो वह मुझे ज़रूर पहचान जाएगा। दूसरे दिन वह ज़रूर मुझसे मिलने आएगा। इसलिए आज वह भेलपूरी वाले स्थान में थोड़ा दूर कोने में बैठकर पंकज का इंतजार कर रहा था। और उसका शक सही निकला। पंकज आज वही बेसब्री से संदीप का इंतजार कर रहा था। पंकज ने आसपास वालों से भी पूछा कि भाई, आज भेलपूरी वाले क्यों नहीं आए? उन लोगों ने बताया, आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ। सुबह 8 बजे घड़ी के टाइम वह आ जाता था और रात को 8 बजे ही घड़ी के टाइम से यहाँ जाता था। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि वह ना तो आया है और ना ही किसी से कुछ बताया। बेचारा किस्मत का मारा है, इतना पढ़ा लिखा होकर भी भेलपूरी बेच रहा है। पंकज के कंपनी से बार बार फोन आ रहा था। उसे आज काफी लेट हो गया था। पंकज मजबूरन गाड़ी में बैठा कंपनी के लिए चल दिया। आज वह कंपनी में जनरल मैनेजर के पद पर कार्यरत है। कंपनी की पूरी जिम्मेदारी कंपनी मालिक ने उसी के कंधे पर डाल रखी थी। गाड़ी में बैठकर वह बार बार संदीप के बारे में ही सोच रहा था। तभी अचानक उसके दिमाग में ख्याल आया कि जब मैं ड्राइवर से भेलपूरी के लिए कह रहा था तो संदीप ने मेरी आवाज़ अवश्य सुन लिया होगा और मुझे पहचान भी गया होगा। आज अपनी स्थिति को छुपाने के लिए वह भेलपूरी बेचने नहीं आया। उसे मालूम था कि भेलपूरी खाते ही उसके स्वाद से मैं उसे अवश्य पहचान लूंगा। अब पंकज ने भी संदीप के सीधे मिलने का विचार त्याग दिया और उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाना उचित नहीं समझा। घर पर आकर उस सोच में डूब गया कि किस प्रकार संदीप की सहायता करें और उसे पता भी ना चले कि मैं उसकी सहायता की है। पंकज को इस प्रकार से चिंतित देखकर उसकी पत्नी ने पंकज से पूछा, क्या बात है, आज आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही? आज तक मैंने कभी इस प्रकार से आपको चिंतित नहीं देखा। पंकज ने अपने दोस्त की सदैव पत्नी से तारीफ ही की थी,
इसलिए उसे अपने दोस्त की इस हालत के बारे में नहीं बताना चाहता था। इसलिए उसने कहा कि कुछ नहीं, थोड़ी सी ऑफिस की समस्या है, जल्दी ही वह ठीक हो जाएगी। इतना कहकर वह कमरे से बाहर निकलकर लॉन में बैठ कर गया। दूसरे दिन पंकज ने अपने सबसे विश्वास पात्र नौकर को बुलाया और उसे संदीप के पास भेलपूरी लेने के लिए रोज भेजने लगा। इस प्रकार उसने संदीप की सारी स्थिति एवं उसके साथ घटी सभी घटनाओं को पता कर लिया था। एक दिन नौकर ने पंकज की योजना के अनुसार संदीप को शहर की एक अच्छी कंपनी में जगह खाली होने की सूचना दी और उसे उस कंपनी में नौकरी मिलने की भी पूरी संभावनाएं बताई। लेकिन संदीप ने कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि भाई, कंपनियों में तो पहले से ही पद भरा रहता है, बस खाना पूर्ति के लिए इंटरव्यू लिया जाता है। इस पर नौकर ने कहा, नहीं भाई, उस कंपनी का मैनेजर बहुत ईमानदार है, वह केवल योग्यता देखता है, वह सिफारिश बिल्कुल नहीं मानता। दोस्त, तुम्हारे पास इतनी योग्यता है, तुम्हें एक बार उस कंपनी में जरूर जाना चाहिए। अगर नौकरी नहीं भी मिली तो भेलपूरी आप बेच ही रहे हो, बाकी जैसा उचित समझो। इतना कहकर वह वहां से चला जाता है। घर जाकर संदीप सोचने लगता है कि उसका कहना भी सही है, एक बार जाने में कोई बुराई नहीं, क्या पता उसकी बात सही हो। दूसरे दिन संदीप सुबह जल्दी तैयार होकर इंटरव्यू के लिए उस कंपनी में निकल पड़ता है। उधर पंकज ने इंटरव्यू के लिए एक बोर्ड गठित कर रखा था और उसमें सभी सदस्यों को चेतावनी भी दिया था कि मेरे पास योग्य व्यक्तियों के काम की सूची संतुष्टि हेतु आनी चाहिए। सभी अधिकारियों ने कंपनी में आए सभी अभ्यर्थियों के इंटरव्यू लिए और उनमें से 3 नाम की संस्तुति पंकज के पास भेज दिए। इसमें सबसे ऊपर संदीप का नाम था। पंकज ने तुरंत संदीप के नाम पर सहमति प्रदान कर दी। चयन बोर्ड ने संदीप को बुलाकर उस कंपनी में प्रोडक्शन इंचार्ज के पद पर नियुक्त कर दिया। संदीप को अपने ऊपर यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतनी बड़ी कंपनी में इतना बड़ा पद मुझे कैसे मिल सकता है। उसने मन ही मन नौकर को धन्यवाद दिया और सबसे पहले मंदिर में जाकर भगवान को प्रसाद चढ़ाया और घर पहुंचकर पत्नी को गोदी में उठाकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि हमारी किस्मत खुल गई, भगवान ने हमारा सुन लिया, मुझे नौकरी मिल गई। पत्नी भी बहुत प्रसन्न हो जाती है और तुरंत सभी लोग फिर मंदिर में भगवान से आशीर्वाद लेने जाते हैं। संदीप के पूरे परिवार में खुशियां छा जाती हैं। सुबह संदीप नौकरी पर जाने से पहले अपने भेलपुरी बेचने के स्थान पर जाता है और अपने सभी साथियों को मुंह मीठा करवाता है। उसके सभी साथी उसे बधाई देते हैं। कंपनी पहुंचकर संदीप अपना पद ग्रहण करता है और पूरी निष्ठा एवं लगन के साथ काम में लग जाता है। संदीप ने अपने काम से कंपनी के सभी कर्मचारियों का मन जीत लिया। सभी लोग उसकी बहुत तारीफ करने लगते हैं। इस 1 माह के दौरान कंपनी का प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा हो जाता है। इस दौरान उस एक ही चीज अजीब लगती है कि कंपनी मैनेजर उसे कभी मुलाकात नहीं की और वह मिलने की कोशिश भी करता तो कंपनी मैनेजर उसे अगले दिन आने की कहकर टाल देते थे। अब इस कंपनी में सब लोग बहुत अच्छा चलने लगा था। कंपनी मालिक काफी दिनों से पंकज को अपनी दूसरी कंपनी में भेजना चाह रहा था क्योंकि वहां सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। लेकिन पंकज संदीप को पूरी तरह सेट किए बिना नहीं जाना चाहता था। लेकिन अब वह अपने दायित्व को पूर्ण कर चुका था, इसलिए उसे अब लगा कि मालिक की बात मानकर दूसरी कंपनी में चले जाना चाहिए। इसमें संदीप की ही भलाई है क्योंकि मैं उससे अब और ज्यादा दिन बच नहीं पाऊंगा। एक न एक दिन मेरी मुलाकात उससे अवश्य ही हो जाएगी और यदि मैं इस कंपनी से चला जाता हूँ तो संदीप से काम से खुश होकर कंपनी मालिक उसे मेरा पद दे सकते हैं। इसलिए मुझे हर हाल में इस कंपनी से जाने की तैयारी कर लेनी चाहिए। इसलिए पंकज ने अपने पद की संतुष्टि कंपनी मालिक से संदीप को कहकर वह दूसरी कंपनी में चला जाता है। कंपनी मालिक ने भी पंकज की संतुष्टि के आधार पर संदीप को उस कंपनी का जनरल मैनेजर बना देता है।
संदीप को जब यह पता चलता है कि उसका प्रमोशन जनरल मैनेजर के पद पर हो चुका है, तो उसे खुशी भी होती है और अजीब भी लगता है, क्योंकि यह प्रमोशन पुराने जनरल मैनेजर की संस्तुति के कारण मिला है। वह मन ही मन सोचता है कि जो जनरल मैनेजर मुझसे मिलना भी उचित नहीं समझते हैं, उसने मेरे लिए जनरल मैनेजर के पद की संस्तुति कैसे कर दी। लेकिन खुशी इतनी बड़ी थी कि वह सब कुछ भूलकर सभी कर्मचारियों से बधाई लेने में जुट जाता है। इस प्रकार धीरे धीरे 2 वर्ष व्यतीत हो जाते हैं। संदीप ने जब से कंपनी में मैनेजर का पद संभाला, कंपनी के प्रोडक्शन में दिनों दिन प्रगति होने लगी। कंपनी का फायदा कई गुना बढ़ गया। अगले माह सभी कंपनियों के वार्षिक प्रगति के आधार पर सर्वश्रेष्ठ कंपनी के खिताब की घोषणा होनी है। संदीप भी खिताब जीतने के प्रयास में जुट जाता है। इस वर्ष सर्वश्रेष्ठ कंपनी का खिताब उसको मिलने की पूरी संभावना है। संदीप सब चपरासी को बुलाता है। पिछले वर्ष वार्षिक पुरस्कार हेतु भेजी गई फाइल को मंगवाता है। नौकर जाकर अलमारी सफाई निकाल कर लाता है और कहता है, साहब पिछले वाले सर भी इस पुरस्कार के लिए बहुत प्रयास किए थे और उसे हर हाल में जीतना भी चाहते थे, लेकिन उनकी किस्मत ही खराब थी। पिछले 2-3 वर्षों में वह किसी न किसी कारण सर्वश्रेष्ठ कंपनी का पुरस्कार पाते पाते रह जाते हैं। और पुरस्कार भी तो मिलते तो कैसे मालिक, जिस कंपनी की हालत खराब होती है उसी में उन्हें भेजते हैं। उन बेचारे का सारा समय तो कंपनी की हालत सुधारने में ही लग जाता है। जब कंपनी की हालत सही हो जाती है तो उनका ट्रांसफर हो जाता है और पुरस्कार कोई और जीत लेता है। संदीप ने नौकर को अपने पास बुलाया। तुम उदास ना हो, पिछले बड़े साहब का सबसे बड़ा पुरस्कार उनकी ईमानदारी लगन है और इससे बड़ा पुरस्कार और कोई नहीं है। सब तो वर्ष में एक बार ही पुरस्कार जीतते थे, उन्हें तो यह पुरस्कार वर्ष में कई बार मिल जाता है, इसलिए उनसे बड़ा विजेता दूसरा कोई नहीं है। चपरासी ने भी कहा, यह तो बात है, पिछले वाले सर के दिल बहुत अच्छा था, मैंने आज तक ऐसा अफसर कभी नहीं देखा। संदीप ने कहा, मुझे तो कोई आपको परेशानी नहीं है, आप भी बहुत अच्छे हैं। संदीप ने हंसते हुए कहा, अरे मैं तो मजाक कर रहा था। धीरे धीरे समय बीतता गया। आज वह दिन जिसका सभी कंपनी के जनरल मैनेजर को इंतजार रहता था आ ही गया। आज सबसे टॉप मोस्ट कंपनी को सर्वश्रेष्ठ कंपनी का पुरस्कार मिलने वाला है। संदीप को पूरा विश्वास है कि इस बार यह पुरस्कार वही जीतेगा। संदीप वार्षिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए निकलने ही वाला था, तभी उसे कुछ जरूरी पेपर का ध्यान आता है। वह उसे लेने ऑफिस में जाता है और ऑफिस के अंदर पहुंचकर कागज को ढूंढने लगता है। तभी दराज में चिपका हुआ एक फोटोग्राफ उसके हाथ लग जाता है और उस फोटोग्राफ को देखते ही संदीप आश्चर्यचकित रह जाता है, क्योंकि फोटोग्राफ उसके कॉलेज के समय का था। अब उसे सब कुछ समझ में आ जाता है कि वह पिछली बार सब उसे क्यों नहीं मिल पा रहा था। संदीप समझ जाता है कि मैं पंकज से छुप रहा था, उसको यह बात पता चल गई होगी, इसलिए उसने भी मुझसे ना मिलने का निर्णय ही किया होगा। यह सब सुनकर उसके आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है। अपने दोस्त के इस त्याग पर वह बहुत ही भावुक हो जाता है। तभी चपरासी ऑफिस के अंदर प्रवेश करता है और कहता है कि सर हमें लेट हो रहा है, आपको निकलना चाहिए। इस पर संदीप कहता है कि तुम गाड़ी पर पहुंचो, मैं आ रहा हूँ। चपरासी के जाने के बाद संदीप अपने आंसू पोंछता है और ऑफिस से बाहर निकलकर कार में बैठकर निकल जाता है। वार्षिक कार्यक्रम में पहुंचकर सबसे पहले यह पता करता है इस वर्ष के टॉप मोस्ट पर कौन कौन सी कंपनी है। तो उसे पता चलता है कि इस बार खिताब की दावेदार सिर्फ 2 कंपनियां हैं, एक उसकी और दूसरी पंकज की। यह सुनते ही संदीप बहुत दुखी हो जाता है और वह भागकर निर्णायक मंडल के सदस्यों के ऑफिस में पहुंचता है
और हाथ जोड़कर उनसे विनती करते हुए अपना नाम वापस लेने के लिए कहता है। निर्णायक मंडल के सदस्यों द्वारा नाम वापस करने से मना कर दिया जाता है। इस पर संदीप रोने लगता है और गिड़गिड़ाते हुए कहने लगता है, मेरा दोस्त मेरे लिए भगवान के समान है। मैं अपने दोस्त से कंपटीशन नहीं कर सकता। आप मेरा नाम हटाने की कृपा करें। निर्णायक मंडल के सभी सदस्यों ने उसकी बात सुनने के बाद उसे बाहर जाने को कहते हैं। उन लोगों को आज अपने ऊपर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसी भी दोस्ती हो सकती है। ऐसा तो सिर्फ कहानियाँ और फिल्मों में ही होता है, जहाँ एक दोस्त दूसरे दोस्त के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार रहता है। क्योंकि संदीप के आने से कुछ देर पहले ही पंकज भी निर्णायक मंडल के सदस्यों से वही बातें कर चुका था जो अभी अभी संदीप ने कही थी, और वह भी अपना नाम वापस लेने की विनती कर रहा था। संदीप और पंकज दोनों अपनी अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाते हैं और अपने दोस्त के नाम की घोषणा होने का इंतजार करते रहते हैं। वह सोचते हैं कि जैसे ही उसके दोस्त का नाम अनाउंस होगा, वह तुरंत अपने घर की ओर निकल जाएंगे। लेकिन यह क्या हुआ? निर्णायक मंडल ने इस बार एक नहीं दो कंपनियों को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार के लिए चुना है। स्टेज से जैसे ही दोनों दोस्तों के नाम की घोषणा होती है, दोनों दोस्त भौचक्के रह जाते हैं। अब आज उनकी मजबूरी हो जाती है एक दूसरे के सामने आने की। अनाउंसर दोनों दोस्तों की दोस्ती के बारे में भी स्टेज में ही बताते हैं। कैसे एक दोस्त दूसरे दोस्त के लिए मर मिटने के लिए तैयार है। दोनों दोस्त स्टेज पर पहुंचते हैं और रोते हुए एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। अनाउंसर की बात सुनकर हॉल में उपस्थित सभी लोगों की आंखें नम हो जाती हैं और पूरा हॉल दोनों दोस्तों की सच्ची दोस्ती और प्यार को सलाम करता है। तालियां की गड़गड़ाहट के साथ दोनों दोस्त सर्वश्रेष्ठ कंपनी का पुरस्कार प्राप्त करते हैं। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा।